दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 45 हमारी सोशल साइंस की। आज क्या क्या है, नाजीवाद और हिटलर का उदय। हिटलर के उदय के बारे में पढ़ते हैं। हिटलर जर्मन सेना का सिपाही था, यानी जर्मन सेना में क्या था, सिपाही था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और वर्साय की संधि ने उसे दुखी और आग बबूला कर दिया था। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी के सदस्य ली, जिसके बाद वह नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। इसी को नाजी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। यानी क्या हुआ, जो हिटलर था वो क्या था, जर्मन की सेना में एक सिपाही था। और जब पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें क्या, जर्मनी की पराजय हुई और वर्साई की जो संधि हुई उसने बहुत उससे गुस्सा आया और दुखी भी था। अब उसने फिर क्या किया, 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी में उसने ज्वाइन कर ली, यानी कि उसमें सदस्य ले ली। और उसके बाद मतलब उस पार्टी का नाम नया रख दिया गया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। और इसी पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर को सत्ता में पहुंचाने का रास्ता साफ कर दिया। यानी कि जो अर्थव्यवस्था क्या थी, खराब हो रखी थी, राजनीतिक खालीपन था, यानी क्या कोई भी नेता अच्छा नहीं बन पा रहा था कि कौन जर्मन को आगे लेके जा सके। और समाज में क्या था, बहुत ज्यादा संकट जो गहरा रहे थे, जिसकी वजह से हिटलर जो था वो काफी आगे बढ़ गया। महामंदी के दौरान नाजीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्यम वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाजी प्रचार में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नाजी पार्टी के जर्मन संसद राइक्सटैग खेले चुनाव में महज 2.6% वोट मिले, जबकि 1932 में आते आते 37% वोटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। क्या हुआ कि जब महामंदी हो गई, महामंदी के टाइम पे मतलब क्या था, जब जर्मन के पास पैसा नहीं था बिल्कुल भी, सब लोग बेरोजगार हो रखे थे, भूखमरी जा रखी थी और हर जगह लाचारी थी, ठीक है, और काम धंधे सारे बंद हो गए थे। उस समय नाजी प्रचार में जो नाजी पार्टी थी, उनका जो प्रचार होता है उसमें लोग क्या सोचते थे कि हमें उम्मीद है कि हमें इसमें अच्छा भविष्य मिल सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ, 1929 में जब नाजी पार्टी ने जब लड़ाई लड़ी, मतलब कि जब चुनाव लड़ा, तो उसे सिर्फ 2.6 वोट मिले थे। और लेकिन 1932 तक आते आते उसे 37% वोट मिल गए, यानी कि बहुत सारे लोग उसे जुड़ने लग गए। नाजी प्रचार की कला, नाजी हिटलर जबरदस्त वक्ता था, यानी कि बहुत अच्छा बोलता था, बहुत ही अच्छा लीडर था, बोलने में बहुत ही अच्छा, उसका बात ही नहीं थी कुछ। अपने जोशीला भाषणों में उसने एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफी का प्रतिशोध और जर्मन समाज में खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने और नौजवानों को सुरक्षित भविष्य आश्वासन देता था। यानी कि अब हिटलर है, हिटलर क्या है, एक अच्छा स्पीच देने वाला, यानी अच्छा बोलने वाला। तो उसने क्या कहा, वो एक शक्तिशाली भाषण देता था और क्या कहता था कि हम अपने राष्ट्र की स्थापना करेंगे, वर्साई में जो हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है उसका प्रतिशोध लेंगे और जर्मन साम्राज्य का जो हमारी खोई प्रतिष्ठा है उसे हम वापस दिलाएंगे, सारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और सभी नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य मिलेगा। ये उसके क्या थे, उसने अपने जोशीले भाषण में कहा था। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रच दी थी, वह लोगों को इकट्ठा करने और आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। यानी वो उसने क्या किया था, लोग अपने साथ जोड़ने को और प्रदर्शन करने की अहमियत को समझता था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारी बात ज्यादा समझेंगे। लोगों के समर्थन दर्शाने और परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाजियों को बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। यानी इन्होंने क्या किया, हिटलर ने बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की और जनसभाएं आयोजित की। स्वस्तिक छपे, लाल झंडे, नाजी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट से ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा था। स्वस्तिक यहाँ पे मुझे नहीं पता है कि स्वस्तिक जो हमारा हिंदू वाला होता है वो वाला होता है कि ये कुछ दूसरे तरह का है, पर इनके लाल झंडे थे और उसमें क्या था, नाजी का सैल्यूट। और भाषणों के बाद क्या होते, सब लोग जो है बहुत तेजी से तालियों की गड़गड़ाहट यानी कि तालियां बजाते थे। नाजियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षा और एक अवतारी के रूप में पेश किया, क्योंकि हिटलर बहुत अच्छा बोल रहा था। तो जो नाजी जो पार्टी थी उसने क्या किया, हिटलर को एक मसीहा बना दिया कि हमारे जर्मन के लिए एक मसीहा बन के आया, जो हमारे जर्मनी के जो लोग हैं उनको एक नई राह पर लेकर जाएगा, ये सबका रक्षक है और एक अवतार है, यानी भगवान का अवतार के रूप में हमारे लिए ये आया है। यह छवि उस समाज को अच्छी लगती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था, जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। और जर्मनी के लोग पहले से ही क्या थे, आशाहीन हो चुके थे, चकनाचूर थे, उन्हें विश्वास नहीं आ रहा कि आप कोई लीडर आ भी सकता है जो हमारी क्या करेगा, हमें आगे बढ़ाएगा।
तो उन्हें विश्वास हो गया कि हिटलर जो है एक मसीहा ही है। लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जनवरी 1933 में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली पद चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। तब तक नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। 28 फरवरी 1933 में जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस व सभा करने की आजादी जैसे नागरिकों के आधार को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। 3 मार्च 1933 को विशिष्ट अधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट के जरिए हिटलर को संसद को हाशिए पे धकेलने और केवल अध्यक्ष के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार मिल गया। क्या हुआ? अब लोगों ने हिटलर को तो मान लिया कि भाई हिटलर आप मसीहा हैं, आप हमारे जर्मन को आगे लेके जाएंगे। लेकिन हिटलर ने क्या किया? देखो क्या किया उसने, बहुत ही गलत काम किया। जब राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने क्या किया, हिटलर को मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली पद दे दिया। वो कौन सा पद था? चांसलर का पद था। अब नाजी पार्टी जो थी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी। रूढ़िवादी कौन सा? जो पुराने चीजों को लेके चलते हैं उनको भी अपने साथ जोड़ लिया था। अब सत्ता हासिल करने के बाद उसने क्या किया? लोकतंत्र जो था वहां पर उसको खत्म कर दिया। और क्या कर दिया अब? यानी वो रूढ़िवादी जो होती है, यानी कि एक ही राजा राज करेगा, वही वाले हिटलर जो था अपने आप खुद को राजा मानने लग गया। वो क्या किया उसने? फिर उसने एक अग्नि आदेश दिया था। कौन सा? उसमें क्या था कि कोई भी अपनी अभिव्यक्ति यानी अपनी बातें प्रेस या सभा करने के कोई भी आजादी नहीं दी गई, सबको बंद कर दिया गया। यहाँ प्रेस नहीं चलेगा, सभाएं नहीं लगेगी, कोई भी अपनी बातें किसी के सामने नहीं बोल सकता सही तरीके से। और फिर उसने 3 मार्च 1933 में क्या किया था? इनेबलिंग एक्ट के जरिए उसने क्या किया? संसद को खत्म कर दिया और कहा कि जो मैं कहूंगा, यानी सारे अधिकार उसे मिल गए। वो निरंकुश राजा की तरह से सारे अधिकार मिल गए। उसने कहा जो मैं कहूंगा वही होगा। नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टी और ट्रेड यूनियन पे पाबंदी लगा दी। यानी सिर्फ जो नाजी पार्टी है वही काम करेगी और उससे जुड़े संगठन है वही काम कर सकती है। बाकी सारी राजनीतिक पार्टी और सारे ट्रेड यूनियन को खत्म कर दिया गया, यानी पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर भी राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी कि सब पर किसका कंट्रोल हो गया? अब हिटलर का। अब देखो हिटलर कैसे खराब बन गया। अब क्वेश्चन है पहला, हिटलर का उदय का कौन कौन से कारण थे? हिटलर जो उदय हुआ उसका क्या क्या कारण था? तो इसका उदय का कारण है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय, वर्साई की संधि ने उसे दुखी और आग बबूला कर दिया। इसी कारण हिटलर का उदय हुआ। उसने वर्कर्स की पार्टी की सदस्य मिल गई और उसने अर्थव्यवस्था की बदहाली और राजनीतिक खालीपन ने क्या किया? हिटलर को आगे बढ़ने में हेल्प की। समाज में गहराता संकट और मध्य वर्ग की लाचारी और भूखमरी सब क्या है? इन सब ने हिटलर को आगे बढ़ने में मदद की। दूसरा क्वेश्चन है, जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए? वादे कौन से किए देखते हैं। तो लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दी। यानी जो लोग उसने क्या कहा था? अपने जोशीला भाषण में कहा था कि अब हम क्या करेंगे? राज्य की स्थापना करेंगे, जर्मन समाज को उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार दिखाएंगे। और लोगों को इस चीज में क्या दिखाई दिया? एक बेहतर भविष्य की दिखाई देने लगा कि हाँ जो हिटलर है वो आगे कुछ कर सकता है और सभी को आगे लेके जा सकता है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए? हिटलर ने आखिर कौन कौन से कदम उठाए? हिटलर को मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली चांसलर का पदभार मिला। लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को उसने भंग करना शुरू कर दिया। अग्नि आदेश के तहत अभिव्यक्ति, प्रेस व सभा एवं नागरिकों को निलंबित कर दिया। राजनीतिक पार्टी और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी कि सब पे किसने कंट्रोल कर दिया? हिटलर ने। चौथा क्वेश्चन है, क्या मीडिया में प्रचारित बातों और विचारों से आप प्रभावित होते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। यानी जो मीडिया जो अपनी बातें कहती है, क्या आपको उससे लगता है कि आप उससे प्रभावित हो रहे हैं? तो हाँ, मीडिया में प्रचारित बातें जो होती और विचारों से प्रभावित हुआ जाता है। जैसे राम मंदिर के विषय में बताई जाने वाली सारी ज़्यादातर बातें हमारे स्वभाव से मेल खाती है और हम उससे विश्वास कर लेते हैं। यानी मीडिया ऐसा काम करता है, जो वो बताएगा हमें लगता है कि वो सब सही है और हम उसकी बातों पर आसानी से बात कर ले। चाहे वो कोई फिल्मी बातें हो, चाहे वो किसी को गलत काम किया हो, चाहे वो सही इंसान भी हो, फिर भी अगर मीडिया बता रहा है कि वो गलत है तो हम विश्वास कर लें कि हाँ वो गलत है। ठीक है, तो हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज से बताइए। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए
और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।